सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम बीएससी जो थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो देखेंगे। इसके अंदर देखो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जनरल साइंस का जो टॉपिक है इसके अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है ये, क्योंकि हमारा जो ये पेपर ही पर्यावरण है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जीवित जीवों व पर्यावरण के मध्य आपसी संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम पादप भूगोल कहते हैं, फाइटो ज्योग्राफी, यानी फाइटो आ जाएगा प्लांट के अंदर, पर्यावरण यानी इसको हम कह सकते हैं ज्योग्राफी, यानी इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे मृदा से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मृदा विज्ञान सीधी सी आंसर है पेडोलॉजी, ठीक है। कारक जो कि पृथ्वी की सतह की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ये वाला इसमें जो है यहाँ पे इसके अंदर इसमें जो फर्स्ट होगा और इसके अंदर सेकंड होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जीवो पर्यावरण के मध्य सब हो गया, ये मृदा संबंधी अध्ययन हो गया। कारक जो कि पृथ्वी की सतह की संरचना का निर्धारण करते हैं, कौन सा कारक है? तो यहाँ पे भू आकृतिक कारक, क्योंकि मृदीय और जैविक और तापमान जो है उसकी आकृति को निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा भू आकृतिक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, छाया में उगने वाले पादप होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, छायातापी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? छायातापी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीवों के बीच ऐसा सहजीवन जिसमें दोनों को ही पारस्परिक लाभ होता हो, यानी दोनों को ही लाभ होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, इंग्लिश वर्जन देख लो, इसमें म्यूटेलिज्म। क्या होगा इसका आंसर? म्यूटेलिज्म, क्योंकि दोनों को फायदा होता है इसके अंदर। तो इसमें आंसर आप देख सकते हो, जैसे लाइकेन है, जैसे माइकोराइजा है, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो इसके द्वारा आप इसके अंदर देख सकते हो। इसमें मैं रेफरेंस भी बता देता हूँ कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। तो ये आप जैसे 12th की बुक में भी है और आपकी इसमें भी, जो अभी इसमें पर्यावरण की इसमें भी दे रखा है, ठीक है। और इसमें मैं एक पीडीएफ भी डालूंगा मैं, उसमें भी आप देख सकते हो, आप पीडीएफ में निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ये इसमें सौपकारिता होगा, ठीक है, और सहजीवी नहीं होगा इसके अंदर। पर्यावरण व समुदाय की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। तो पर्यावरण और समुदाय की जो अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन है वो कहलाएगा समुदाय पारिस्थितिकी। क्या कहलाएगा वो? समुदाय पारिस्थितिकी। ये इसमें इसका आंसर ये होगा, समुदाय पारिस्थितिकी। इसमें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण है। तो कसकूटा आप जानते हो, अमरबेल वगैरह पूर्ण स्टम्प पैरासाइट होते हैं ये, है ना, टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं ये। यहाँ पे कसकूटा और क्रेसिथा, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों हैं इसके अंदर, ये केस्किता और ये, यानी टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं ये, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ये वाला 8वां क्वेश्चन, ये 7वां हो गया, ये 8वां। मृदा के लिए जल का मुख्य स्रोत हैं। तो मृदा के लिए जल, यानी मृदा के अंदर 4 प्रकार, जो टोटल जल आता है उसको ओलाट कहते हैं, और जो पौधे के लिए उपयोगी होता है उसको कैसाट कहते हैं, और जो काम का नहीं होता उसको एकाट कहते हैं। लेकिन कैसाट के अंदर भी बहुत से प्रकार के जल होते हैं। जैसे एक तो जल होता है जो बह के चला जाता है, रन अवे। एक होता है जो ग्रेविटेशनल वाटर, जो बहुत नीचे चला गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और एक जल जो होता है जो मृदा के कणों के बीच में विद्यमान रहता है, उसे बोलते हैं अपन कैपिलरीज वाटर। ये कैपिलरीज वाटर, तो ये केशिकीय जल, यही पौधों को अवेलेबल होता है, मृदा में होता है। और एक प्रकार का जल होता है जो कि वाष्प द्वारा उड़ जाता है। तो वाष्प द्वारा उड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है मतलब आर्द्रतागायी जल। तो यहाँ पे केशिकीय जल, इसका कोशिका जल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? केशिकीय जल, ध्यान रखना। केशिकीय है इसका हिंदी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिलरीज वाटर, ठीक है, कैपिलरीज वाटर, ये ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सा जलवायवी कारक है? यानी इसमें जलवायवी कारक कौन सा? जलवायु को निर्धारण करने वाले, जैसे बारिश आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडल है, ये सभी जलवायवी कारक है। जो जलवायु को चेंज कर दे या जलवायु को परिवर्तित कर दे, वो सभी कारक क्या कहलाते हैं? जलवायवी कारक कहलाते हैं। जैसे तापमान बढ़ गया तो जलवायु चेंज हो जाएगी, आर्द्रता बढ़ गई तो जलवायु चेंज हो जाएगी वायुमंडल के कारण।
तो ये सभी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है एक जैविक क्रिया जिसमें एक पादप द्वारा स्त्रावित कुछ जैव रसायन दूसरे पादप की वृद्धि व जनन पर प्रभाव डालते हैं कहलाते हैं। यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने कितनी बार क्लास में बताता हूँ मैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों के अंदर या कुछ उसकी प्लांट की जो स्टेम वगैरह लीव्स के अंदर या उसकी स्पेशली जड़ों के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं और एक हार्मोन सिक्रेशन करते रहते हो। कुछ एलोपैथिक गुण होता है इसके अंदर। क्या होता है? एलोपैथिक गुण, जिसके कारण वो क्या करते हैं, दूसरे को अपने छाँव में या आसपास ग्रोथ नहीं करने देते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेंटाना, झरमरी, गाजर घास देखी होगी आपने, तो ये किसी दूसरे पौधे को अपने आसपास ग्रोथ नहीं करने देंगे। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर एक एलोपैथिक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? एलोपैथिक गुण। कहने का मतलब है ये आप अगर देखना चाहते हो तो जो आरबीसी की जो बुक चलती है, संस्करण है 2017 का, कक्षा 11 की, 387 पेज नंबर पर दे रखा है ये, वहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सकते हो, जिसमें दे रखा है कि जो एलोपैथिक, इसका आंसर क्या होगा? एलोपैथिक। ध्यान रखना, एलोपैथी ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये पेज नंबर भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये एलोपैथी जो है इसका आंसर होगा बी वाला, बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? ये बी आंसर होगा इसका, ये इसके अंदर बी। तो ये जो है पेज नंबर जो आपकी आरबीएससी है ना, आरबीएससी के अंदर जो बुक चलती थी 2017 का जो संस्करण है, उसके अंदर आप देख सकते हो कक्षा 11 की जो बुक है उसके अंदर आप देख सकते हो संस्करण कौन सा? 2017, पेज नंबर है 387 पर इसको देख सकते हो आप। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका एक समष्टि समूह होता है। तो एक समष्टि का जो समूह होता है, समष्टि किसे कहते हैं? यानी समष्टि का मतलब है पॉपुलेशन। हम जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारी जातियाँ वगैरह सब सम्मिलित रूप से इनको बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक जाति में उपस्थित सदस्य नहीं हो सकता, एक जाति को है ही नहीं, पॉपुलेशन में सब होते हैं। समुदाय में उपस्थित जाति, तो एक समुदाय यानी हम कैसे, इंग्लिश वर्जन देख लो आपने, स्पीसीज इन द कम्युनिटी, और यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पूछता है कि पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ, यानी स्पीसीज इसमें हो नहीं सकता कि स्पीसीज वाला भी नहीं हो सकता इसमें, कोई विशेष जाति थोड़ी है क्या। पारिस्थितिकी तंत्र, नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित समुदाय, यानी जो इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटीज इज द इकोसिस्टम, या एक होगा इसमें एक परिवार। तो इसमें सी वाला आंसर मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जो समुदाय हैं वो बहुत सारे जाति समुदाय हो सकते हैं, तो वो सभी इसके अंदर आते हैं, तो सी वाला ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका चरघातांकी की समष्टि वृद्धि का सूत्र क्या होगा? सूत्र पूछा है इसमें, तो ये आप सूत्र देख सकते हो, इसमें होता है dn dt rn, है ना। तो ये dn dt rn वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा इसके अंदर, dn dt rn, ये वाला dn dt ये वाला राइट होगा इसके अंदर, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, dn dt इज इक्वल टू rn, ये चरघातांकी समीकरण का जो है ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका रेतीले टीलों पर होने वाला अनुक्रमण कहलाता है। तो रेतीले में यानी रेगिस्तान, यानी मरु, आप नाम से पता चल रहा है, यानी जीरोजर, यानी ये जो है मरु जो है जीरोजर, ये पेज नंबर 73 पर जो एक आपकी जो बुक चलती है, मतलब आपको मैं बता दूँ बुक का नाम, जो आपकी बुक चलती है ना, इसके अंदर हिमांशु पब्लिकेशन की जो बुक है आपके यहाँ कॉलेज में अवेलेबल है, पर्यावरणीय जैविक एवं पादप भूगोल, है ना। तो इसके अंदर जो है आर.के. गर्ग और एस.के. सांकला की जो बुक अपन पढ़ते हैं उसके अंदर ये दे रखा है, और इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये जो 200 इसमें पेज नंबर बताते तो मैं आपको 73 पेज नंबर 73 पेज नंबर पर दे रखा है मरुक्रमण। यानी इसमें ये होता है कि जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पे किस प्रकार से लाइकेन वगैरह क्या करते हैं, सक्सेशन करते हैं, अनुक्रमण करते हैं और नई वनस्पति का निर्माण करते हैं वापस, मतलब पूरा मतलब ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें मरुक्रमण होगा। एक आदर्श इसमें क्या होगा आंसर? मरुक्रमण, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ज़्यादा अपन इस पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि तुम आधा घंटा का वीडियो वैसे ही बन जाएगा ये, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ इसको पढ़ा दूँगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे भेजना पड़ेगा कमेंट्स, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और कुछ 10-15 बच्चे होंगे या 50-60 बच्चे होंगे तो ही उसको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा इसको, ठीक है। क्योंकि मुझे भी तो अगर आप बहुत सारे संख्या में होंगे तो ये होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों में जो भी फ्रेंड है आपको उनको शेयर करो ये वीडियो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा इसका।
नेक्स्ट है आपका, एक आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में किसी समष्टि की वृद्धि करने की क्षमता कहलाती है। तो इसमें देखो आंसर बहुत ही सटीक है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या पूछा है इसने, देखो जीव संख्या की बढ़ोतरी में आदर्श पर्यावरणीय एक परिस्थिति की पूछी है। तो जीव संख्या की बढ़ोतरी होती है, जन्म दर प्रमुख कारण होता है। इसमें क्या होता है, जन्म दर। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जन्म दर प्रमुख होता है, लेकिन इसने आदर्श शब्द यूज़ किया है। तो जन्म दर में भी दो होते हैं, एक होता है यहाँ पे कार्यकी, एक होता है वास्तविक। तो कार्यकी तो होता है उसमें एक ही सीमाकारी कारक होता है, और जो वास्तविक होता है उसके अंदर सभी यानी बहुत सारे कारक होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आदर्श शब्द यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे वास्तविक जन्म दर होगा। क्या होगा, वास्तविक जन्म दर होता है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक जन्म दर इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मिलके किसी भी चीज़ को निर्धारित करें। अब आदर्श शब्द कब होगा, जब बहुत सारी चीज़ें हो, और जब आदर्श नहीं है, यहाँ पे अगर कार्यकी शब्द भी नहीं है और सिर्फ जन्म दर दे रखा, तो जन्म दर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म दर भी दो टाइप्स की होती है, एक तो कार्यकी और एक वास्तविक। तो यहाँ पे वास्तविक जन्म दर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये 14वां क्वेश्चन हो गया। 14वें के बाद है हमारा नहीं, ऊपर चलते हैं अपन, ऊपर बैक 14 के बाद है 15। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। आप जानते हो ऊर्जा आती कहाँ से, सूर्य से पौधे में आती है। पौधे क्या है, उत्पादक, और पौधों का उपयोग कौन करते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह करते हैं, जो शाकाहारी हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक, और इस प्रकार से अपघटक में होके वापस वो एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी कभी भी द्वितीयक से, मतलब हम कह सकते हैं कि सूर्य में नहीं जा सकती वापस। तो ध्यान रखना है कि एक दिशी प्रवाह होता है ऊर्जा का, और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इसीलिए तो ऊर्जा का पिरामिड, और 10% आगे जाती है। कितने परसेंट जाती है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें 10% जाती है। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन, यह किस प्रकार का खाद्य श्रृंखला है। तो अपघटक है ये, तो देख लिया आप, अपघटक खाद्य श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि मृत प्राणी है, और मृत प्राणी से केचुआ, और केचुआ से मेंढक। तो यानी जो खाद्य श्रृंखला है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अपघटक से हो रही है। तो अपघटक खाद्य श्रृंखला होगी ये। पादपों के नए वातावरण में अंकुरित होकर वहाँ स्थापित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यानी कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नए वातावरण के अंदर कोई पादप अंकुरित हो रहा है और वहाँ पे बस रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना इसमें रिएक्शन या कंपटीशन या एग्रीगेशन यहाँ पे एग्रीगेशन भी हो सकता है, एग्रीगेशन होगा यहाँ पे, क्या होगा, एग्रीगेशन। ठीक है, समूहन। नेक्स्ट है अवसादी चक्र निम्न में से होता है। तो अवसादी चक्र आप जानते हो, दो ही चक्र है अवसादी, एक गंधक चक्र है और एक फास्फोरस चक्र है ना। तो ध्यान रखना है कि अवसादी चक्र में क्या होगा, एक ये फास्फोरस चक्र होगा और एक और होता है गंधक चक्र। ये जो दोनों चक्र है ये अवसादी चक्र है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका दो समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो एक समुदाय हो और दूसरा, दोनों मिल रहे हैं तो संक्रमण हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, संक्रमण। तो संक्रमण क्षेत्र होगा। जैसे कोई हमारे यहीं देख लो, गुजराती है, इधर हमारा जैसे कि वागड़ी है, इधर काठली भाषा है, तो दो भाषाएं जहाँ मिल जाती है तो उसका संक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पे दो समुदाय के बीच का जो क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें वहाँ मिल रही है और दोनों समुदाय के जो गुण है उसके अंदर होते हैं, तो संक्रमण क्षेत्र होगा। इसका आंसर क्या होगा, संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा पादप समुदाय के अध्ययन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी विधियाँ है, क्वाड्रेट विधि है, ट्रांसकेक्ट विधि है, बिंदु विधि है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है आप देखना चाहते हो, अगर वो जो गर्ग वाली बुक है जो अभी मैंने बताई थी आपको, जो उसके अंदर देखना चाहते हो, ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कौन सा है, क्वाड्रेट विधि वाला। तो ये 80 पेज नंबर पर दे रखा है। कहाँ दे रखा है, क्वाड्रेट विधि वाला, ये 20वां जो आंसर है ये 80 पेज नंबर पर उसमें देख सकते हो। जो हमारे कॉलेज के अंदर बुक चलती है गर्ग, RK गर्ग की, उसके अंदर आप पर्यावरण की जो बुक है उसमें देख सकते हो आप। जैसे ऊर्जा प्रवाह है, ये 86 पेज नंबर पर दे रखा है। मरुकर्मण है 73 पेज नंबर पर दे रखा है, और भी आगे आएगा, बताऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट है हमारा विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ क्या है, यानी विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जाति का विवरण एक विशेष क्षेत्र में सीमित रहता है, जातियों का विवरण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, सभी प्रकार की जातियाँ। तो एक विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ है, जैसे कि हमारा इधर देख लो कि TSP क्षेत्र है, तो क्षेत्रता का अर्थ होता है जातियों का वितरण एक विशेष क्षेत्र में सीमित रहता है। तो उसे हम, इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर आपको लग ही रहा है ना, TSP, जैसे हमारा उधर TSP क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो विशेष जाति का समूह है, ठीक है, तो ये कह सकते हो आप। पादप भूगोल के पिता कौन है। तो ये पादप भूगोल के, यानी ध्यान रखना है कि जो प्लांट
फाइटो ज्योग्राफी के जो पिता है वो हेमल्ट है। कौन है ये वाला डी आंसर है इसके अंदर, हेमल्ट। और ये देखना चाहते हो आप तो ये आर के गर्गी की बुक 226 पेज नंबर पर, जो हमारे अंदर पर्यावरण की जो बुक बताई ना मैंने आर के गर्ग की, वो बुक है उसके अंदर 226 पेज नंबर पर ये दे रखा है। कितने? 226 पेज नंबर पर देख सकते हो आप, ठीक है। इसको नेक्स्ट है विज्ञान जो किसी पादप समुदाय की उत्पत्ति, वितरण, पर्यावरण परस्पर संबंध को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो ये तो सीधी सी बात है कि जो पादप समुदाय हैं और पर्यावरण की बात कर रहा है तो यानी ये फाइटो ज्योग्राफी होगा। ये क्या होगा? पादप भूगोल। इसका आंसर होगा पादप भूगोल, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा पीपल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पीपल का है फाइकस रिलीजियोसा, ये तो आप जानते ही हो, फाइकस रिलीजियोसा है ना, ये इसका नाम है। निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक सूचक है? यानी SO2 गैस जो उसका इंडिकेटर्स कहते हैं इनको। तो लाइकेन होते हैं, जहाँ पे SO2 गैस होगी वहाँ लाइकेन ग्रोथ नहीं करेगा, और जहाँ पे SO2 गैस नहीं है वहाँ पे लाइकेन अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खेजड़ी, और उसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हॉलो एंटार्क्टिक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर मेरे को मिला नहीं है, तो इसको आपको फिलहाल के लिए इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा ये 50 क्वेश्चन हो गया है ना, हो गया क्या 50? और भी है कुछ बच रहा हो, देख लेते हैं। तो देखो आपकी ये मैंने, अच्छा इसमें ये और बच रहे हैं ना, बीच में ये और बच गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें एक मिनट रुकना, आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बच रहे थे इधर। पर ऑक्सी एसिटाइल पेन निम्न में से किसका उप उत्पाद है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रकाश रासायनिक धूमको इसका मेन आंसर है ये। फोटोकेमिकल स्मॉग इसका एग्जैक्ट आंसर है ये, ध्यान रखना, फोटोकेमिकल स्मॉग इसके अंदर। ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका तो आंसर आप जानते हो, डेसिबल, ठीक है। देख सकते हो आप ये डेसिबल। एक मिनट में देख लेता हूँ डेसिबल वाला कहाँ दे रखा है आपके बुक के अंदर। ये 132 पेज नंबर पर दे रखा है, ठीक है। मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं इसलिए कि आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि भाई पेपर को सिर्फ सर ऐसे ही बता रहे हैं। मैं पूरा एनालिसिस करके फिर बताता हूँ कोई भी चीज़। इसमें जो भी आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर कोई गलत आता है तो मैं दूसरे दिन उसका संशोधन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से खनिज मिनीमाटा रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आप जानते हो कैडमियम, ठीक है। ओजोन क्षय निम्न में से किसका स्तर बढ़ने से संबंधित है? तो ओजोन जो है, ओजोन क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता ही है, आपको CFC फ्रियोन वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC भी कहते हैं इसको फ्रियोन भी कहते हैं, है ना। ये जानते हो ना फ्रियोन, ये जो है ये सब इसी को कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब इसके हैं ओजोन के लिए। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीनीकरणीय का मतलब ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, वापस उनको बनाया जा सकता है। और जैसे कोयला है, पेट्रोल है, वन है, तो ये प्राकृतिक गैस है। इनको हम यहाँ पे देखो ना, नेचुरल गैस, तो इसमें कोयला पेट्रोल जो ज़मीन से निकल रहा है उसको हम वापस नहीं बना सकते क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। और लेकिन जो वन्य जीव हैं यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वन्य जीव है यही प्राकृतिक गैस भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने जिस गैस को बनाया है वो प्राकृतिक गैस है और गैस भरी हुई है, ख़त्म हो जाएगी वो कभी भी। लेकिन वन्य जीव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इसको हम वापस वापस वन्य जीव बना सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो आप जानते ही हो, तो रणथंभौर, केवलादेव आपके फेवरेट है ना। अलवर भरतपुर से के अंदर है ना, ये सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर है और केवलादेव भरतपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा 173 पेज नंबर पर दे रखा है। ये जहाँ नक लेना, कहाँ दे रखा है? 173 173 पेज नंबर पर दे रखा है। और एक और कौन है इसमें? तो एक तो ये सुंदरलाल, आपका प्यारा सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और दूसरा आंसर क्या है इसके अंदर? सेकंड है इसमें चंडी तो दे ही नहीं रखा इसने, चंडी प्रसाद, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट, ये इसका आंसर है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है इसने दे रखा है सुंदरलाल, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। पादप व जीवों का उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाने वाला संरक्षण क्या कहलाता है? तो अपने ही आवास में कर रहे हैं तो इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और अगर अपने आवास से निकाल के कहीं दूर ले जा रहे हैं तो एक सीटू कंजर्वेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा? इन सीटू, यानी बी वाला, यानी क्या कह रहा है ये
कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन देयर नेशनल हैबिट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो, हिंदी में पढ़ लेते, पादप और जीवों के उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाने वाला संरक्षण, मतलब उनके प्राकृतिक आवासों में। तो इसमें क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसको स्वसस्ताने कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वसस्ताने, इन सीटू कंजर्वेशन। ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा, इन सीटू, ये ध्यान रखना, इन सीटू, ये आंसर सही होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सभी जानते हैं इसका आंसर, तो है ना, 5 जून सही है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हरित गैस है? तो मेन हरित गैस तो CO2 है, और सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, यही है। ओजोन का कोई रोल है नहीं इसके अंदर, तो नहीं है पूछा है इसने, है ना, तो ओजोन सही होगा इसके अंदर, क्या होगा? ओजोन। और बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रचलित जैव विविधता का संवेदनशील क्षेत्र भारत में कौन सा है? यानी हॉट स्पॉट पूछ रहा है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, है ना, तो ये है कुछ। तो यहाँ हिमालय दे रखा है, पश्चिमी घाट, गंगा, तो इसमें क्या होगा? तो हिमालय तो है नहीं पूरा, तो पूर्वी हिमालय दे ही नहीं रखा है इसने, तो यहाँ पे होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। उस उत्साह संरक्षण का उदाहरण है, क्या कह रहा है ये? यानी ex-situ कंजर्वेशन कह रहा है। ex-situ का मतलब होता है अपने स्थान से उसको दूर ले जाके संरक्षित करना। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बीज बैंक है। तो यहाँ पे आप देखो कि किसी भी चीज़ को अपने प्राकृतिक आवास से उठा के कहीं ले जाया जा रहा है। तो जैसे बीज बैंक देख लो आप यहाँ पे, तो सीड बैंक है। तो सीड बैंक का मतलब क्या है? जो सीड है उसको ले जाके बैंक के अंदर रिजर्व किया जा रहा है, मतलब अपने प्राकृतिक आवास से ले जाके दूसरी जगह। अब वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीवों को वन्य जीव में ही रखने, कोई दिक्कत नहीं, वहीं वन्य जीवों का अभ्यारण्य बना दिया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब उसी को बायोस्फीयर बना दिया। और वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है कि उसका प्राकृतिक नेशनल पार्क है वो, यानी प्राकृतिक चीज़ ही है। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बीज बैंक होगा। क्या होगा? बीज बैंक, है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि बीज बैंक का मतलब है कि उसको बैंक के अंदर रिजर्व किया जा रहा है। उसका प्राकृतिक आवास तो पर्यावरण है, लेकिन वहाँ से निकाल के उसको कहाँ ले जाया जा रहा है? तो ये होगा ex-situ कंजर्वेशन पूछ रहा है इसलिए। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये तो जानते हो, नीलगिरी, आपका फेवरेट आंसर है नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी जो है यहाँ पे भारत का पहला, नीलगिरी के बारे में अगर पूछा जाए तो नीलगिरी कहाँ पे है? तो आपको मैं बताऊं कि ये 1986 में बना था। कब बना था? 1986 के अंदर नीलगिरी जो है जैव मंडल बनाया गया था। भारत का प्रथम जैव मंडल था ये, है ना। और यहाँ पे पश्चिमी घाट में, कहाँ है ये? पश्चिमी घाट के अंदर, ये ध्यान रखना, पश्चिमी घाट। और इसका और क्या हो सकता है? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मालाबार वर्षा वन इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पश्चिम में कौन से वर्षा होती है? यहाँ तो मालाबार वर्षा वन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के पादप और जंतुओं की सूची किस पुस्तक में? तो ये तो जानते ही हो आप, रेड डाटा बुक, सभी की फेवरेट है ये रेड डाटा बुक, जिसके अंदर जो संकटग्रस्त उनको लिखा जाता है। निमग्न जलोद्भिद में क्रियात्मक रंध्र उपस्थित होते हैं। तो जलोद्भिद, निमग्न, यानी जो जल में निमग्न होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर पूछ रहा है? सब मार्गेट हाइड्रोफाइटिक्स इन द फंक्शनल स्टोमेटा आर फाउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्ण की ऊपरी सतह पर, पर्ण की निचली सतह पर, पर्ण की दोनों सतह पर, या कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे निमग्न का मतलब होता है जो जल में डूबे हुए। अगर देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसने क्या कहा है कि सब मार्गेट। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है कि देखो, अगर जल निमग्न, एक तो जल निमग्न का मतलब होता है पूरी तरह जल में डूबा हुआ, एक होता है जल के ऊपर तैरता हुआ। तो निमग्न का मतलब होता है जल में डूबा हुआ, तो कहीं पर नहीं होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। अगर जल के ऊपर अगर तैर रहा है पौधा, तो यानी जो जलोद्भिद होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसमें आंसर जो है आपका, मेरे ख्याल से इसमें क्या हो सकता है आंसर? तो इसमें देखो जल निमग्न है, तो इसमें आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो इसमें जलोद्भिद है ना, जैसे कि निमग्न में जलोद्भिद पादपों में जैसे नाजास है, सेरेटोफिलम है, धागे के समान और कटी-फटी होते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि वेलिसिनेरिया है, ये निमग्न पौधे हैं, है ना। तो ये सारे ही निमग्न पौधे हैं इसमें, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान, निमग्न पौधे की पत्तियों में विषम पर्णता पाई जाती है। जल में रहने वाले पत्तियां पतली, शाखित, कटी-फटी तथा जल के बाहर रहने वाले, तो इसमें यही होगा, मेरे पर्ण की ऊपरी सतह पर हो सकता है, ठीक है। और अगर पूरी तरह डूबा हुआ है, तो जैसे कि वेलिसिनेरिया वगैरह पूरी तरह डूबा होता है ये, तो इनके अंदर फिर वापस क्या होता है कि इनके अंदर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसमें कॉन्ट्रावर्सी है, ध्यान रखना। तो निमग्न जलीय पौधे जैसे इसमें कुछ इसमें क्या शब्द
क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है इसमें। निमग्न जलोद्भिद का मतलब होता है कि जो जल में, तो अब इसने स्पष्ट किया ही नहीं। तो अब निमग्न में कुछ दो टाइप्स के होते हैं इसके में अंदर भी वापस, कि कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे वैलिसिनेरिया वगैरह डूबे होते हैं पानी में, तो इनमें रंध्र होते ही नहीं है क्योंकि, और वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि तो उनके अंदर ऊपरी सतह पे होते हैं। तो इसमें निमग्न जलीय पौधों में जैसे इलोडिनिया, पॉजिटिमोडोन आदि तना स्पंजी लचीला गोल होता है और इनके अंदर पत्तियां पानी में डूबी होती है। तो इसके अंदर रंध्र वगैरह कहाँ होंगे, तो रंध्र वगैरह सब अंदर होंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लेना, मेरे हिसाब से पूर्ण की कहीं भी नहीं होंगे, ये होगा इसके अंदर आंसर, कहीं पर भी नहीं। और इसमें पर्ण की ऊपरी सतह पर भी हो मान सकता है वो। अब एग्जामर के वो जो यूनिवर्सिटी के ऊपर वो कौन सा सही माने हुए है ना। तो रंध्र उपस्थित होते हैं, तो जलोद्भिद के अंदर पत्तियां ऊपर तैरती रहती है तो ऊपरी सतह पे ही होते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे पादप ऐसे जो जल में डूबे होते हैं। तो जैसे वैलिसिनेरिया होता है निमग्न के अंदर, तो वो तो पूरा डूबा होता है जल के अंदर, तो ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तो ये सारे पूरे हो गए है ना। तो इस प्रकार से इस को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी, जैसे एलोपैथिक वाला बताया मैंने आपको, स्वपुकारिता बताया, लाइकेन का संक्रमण क्षेत्र बताया मैंने 2 समुदायों के बीच, डेसिबल आवृत्ति जो होती है उसको उच्चता तीव्रता मापने के लिए, चिपको आंदोलन, अवसादी चक्र, पादप भूगोल के पिता हेलमोंट, भारत का फर्स्ट जयमंडल नीलगिरी है ना, नवीनीकरण स्रोत, स्वस्थ स्थाने क्या है ना, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन है ना, ये दोनों बताए मैंने आपको, कोऑर्डिनेट विधि है ना, और ये मरुक्रमण, ऊर्जा प्रवाह, रेड डाटा बुक, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जनरल साइंस के हैं। तो आप इसको पढ़ना अच्छे से। और इसमें अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, कल का एक क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी बनती है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो डायरेक्ट ही उसका आंसर होगा ऑक्सीशोषण अगर देता है तो उसमें 38 एटीपी होगा, लेकिन उसने क्या कह दिया, ऑक्सीशोषण शब्द यूज़ किया है। तो यहाँ पे 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, और ग्लाइकोलाइसिस शब्द दे दिया है, इसका मतलब फिर 8 एटीपी हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स चक्र चलता है और इस प्रकार से क्रेब्स चक्र से EDS साइकिल चलता है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर 8 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम इसमें लिंक रिएक्शन के अंदर बनते हैं 2 NADPH2 और 1 ATP, तो यहाँ पर भी 6 बनते हैं। और इस प्रकार से इसके अंदर 8 और 6 और उसके अंदर कितने बनते हैं, तो टोटल हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 38 ATP बनते हैं, है ना, ऑक्सीशोषण के अंदर, और किस कंडीशन में 36 भी बनते हैं। तो अब उसमें आंसर क्या होता है तो देख लेना, ये कल वाले वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा संशोधन किया है इसमें, क्योंकि 38 ATP भी उसका आंसर हो सकता है। स्पष्ट वो कहता है कि एक ग्लूकोज के अणु से कितना क्या है तो 38 होता है, लेकिन वहाँ पर उसने थोड़ा सा स्पष्ट समझ में नहीं आया अपने, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था, और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मैं रोज़ नहीं डालूंगा वीडियो। और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से आप कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, अच्छा इसकी जो PDF है मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं डालूंगा, और आप उससे हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी ऑथेंटिक चीज़ें वो उसमें मैं डालूंगा कि भाई जो इसका आंसर है तो क्यों है, ठीक है। और हमेशा रेफरेंस बुक जो है कोई भी बुक ले रहे हैं अपन तो उस ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसका आंसर तभी मान्य होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, और मेरे वीडियो को पढ़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है।